जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक छोटा सा वीडियो मैं अब डाल रहा हूं और वीडियो है हमारे जो ECSH के थ्रू पैनल हॉस्पिटल है और वो हमारे नहीं, ये वीडियो पूर्व सैनिकों के लिए नहीं, हमारे बहुत से कर्मचारी या जो भी इलाज के लिए जाते हैं और जिनके अलग अलग कारणों के द्वारा हॉस्पिटल में इलाज कराए जाते हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारे तमाम, हालांकि ये जयपुर के हॉस्पिटलों का है, लेकिन मेरे पास ऐसे ही देश के अलग अलग कोणों से हमारे खासकर पूर्व सैनिकों के कुछ छोटी मोटी समस्या आती रहती है। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप प्रत्येक हॉस्पिटल तक जरूर शेयर करें। और आपको बता दूं, ऐसी ही छोटी मोटी समस्याओं के लिए मैं पिछले 3 दिन से जयपुर में ही था और वहां के हॉस्पिटल के प्रबंधकों से मिलकर मैंने उनको बहुत सी समस्याओं के बारे में बताया है और उन लोगों ने उनको बहुत ही तसल्ली से सुनकर कहा है कि हाँ, हम भविष्य में इन चीजों पर काम करेंगे। एक ही हॉस्पिटल का नहीं, मैं 3 दिन में ऐसे और भी 2-4 हॉस्पिटलों के पास गया हूं और उन सब ने कहा है कि हाँ सर, हम आपकी इन बातों पर जरूर गौर करेंगे। तो आज उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं किसी इंडिविजुअल हॉस्पिटल का नाम यहां नहीं लूंगा कि भाई उसका अच्छा है, ये वो है, क्योंकि फिर बहुत से लोग, क्योंकि मेरे को खुद वहां हॉस्पिटल के कुछ लोगों ने कि सर हमारा हॉस्पिटल का आप ये रैंकिंग, मतलब जो होता है ना कि इनके पॉइंट दो कि सर हमारा खाना कैसा था, इलाज कैसा था, तो वो चीजें मैं डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन किसी इंडिविजुअल हॉस्पिटल के बारे में नहीं कहूंगा कि वो अच्छी है। सभी हॉस्पिटल अच्छी हैं और अगर जिनका भी कोई मरीज वहां पहुंचता है और वो सही हो जाता है तो सारी उनके लिए बढ़िया है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मरीज जाता है, इलाज नहीं होता, कुछ समस्या आती है या स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर वो हॉस्पिटल खराब हो जाती है। तो खराब कोई नहीं है, खराब ऊपर वाला है। परिस्थितियां कभी भी किसी के लिए कोई पैदा कर देती है, तो भगवान के आगे तो किसी का जोर नहीं लगता। जैसे आज आपको पता है कि देश के एक बहुत बड़े नायाब हीरा रतन टाटा जी, आज वो भी देश छोड़कर चले गए और दुनिया छोड़कर चले गए और हमारे देश को उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब क्षति है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, वो भी एक अलग मैटर है। लेकिन आज ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता है, पिछले 3 दिन से मैं खुद जयपुर में था और मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी। उसी वजह से एक तो बहुत से लोगों के मैं फोन नहीं उठा पाया, कुछ लोगों के वीडियो और मैसेज आ रखे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारा वीडियो नहीं डाला, हमारी मैसेज नहीं देख रहे हो, आप तो हमारी फोन ही नहीं उठाते हो। तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने इसीलिए यहां से निकला था, तब भी लाइव चलाया था वीडियो में और रात को हॉस्पिटल का लाइव बनाकर दिखाया था कि भाई मैं व्यस्त हूं। जो समझदार लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं सही ढंग से, वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग जुड़े नहीं हैं वो वीडियो डालकर फिर लिखते हैं या मैसेज करके लिखते हैं आप तो मैसेज नहीं देखते, तो वो सब लोग जरूर वीडियो को देख लें। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत से जो हमारे इलाज के दौरान हमें समस्या आती है, उन चीजों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे खुद मेरे साथ हुआ, पिछले 4 दिन पहले मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हुई। हालांकि मैं उनको छोड़ने के लिए, मेरा भाई छोटा वाला गया था, लेकिन वहां से उन्होंने बस पकड़ ली कि नहीं मैं गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा, मैं बस में चला जाऊंगा। और ये मेरे पिताजी की नहीं, आपको बता दूं कि हमारे जितने भी बुजुर्ग फौजी हैं, सैनिक हैं, या किसी के भी माँ बाप हैं, उनका हमेशा यही होता है कि क्यों गाड़ी का पैसा खर्च करना, और वो बस में ही चल देते हैं। सेम इसी तरह हमारे पिताजी भी कि नहीं गाड़ी का डीजल खर्च होगा, समय खराब होगा, मैं अकेले चले जाऊंगा। वो अकेले चले गए वहां। अकेले वहां पहुंचने के बाद में, हालांकि हमारे रिलेटिव थे वो उनके साथ आ गए थे, लेकिन 3 बजे तक हॉस्पिटल ने कोई अपडेट नहीं दिया। बोल दिया जाते हैं कि हाँ हम एडमिट करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन 3 बजे तक ना ही तो उनको कोई बेड दिया गया, ना ही एडमिट किया गया, घुमाया जा रहा था। फिर मेरे को फोन आया वहां से हमारे रिलेटिव के द्वारा कि यार आप आए नहीं और यहाँ ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। फिर मैंने पिताजी से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक बेड वगैरह नहीं। फिर मैं उसी समय यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर मैं जयपुर के लिए रवाना हो गया था। उसी दौरान मैंने रास्ते में आपको लाइव भी दिखा रहा था कि मैं अब बिजी हूँ, किसी का कॉल नहीं उठा पाऊंगा। फिर मैं वहां पहुंचा और मेरे पहुंचने से पहले पहले मैंने जहां मेरे को फोन करने थे, मैंने फोन भी किए और मेरे फोन करने के बाद में तुरंत ही उनको बेड भी दे दिया गया, इलाज भी हुआ। लाइव में आपको दिखाया कि रात को ही जांच वगैरह हुई, सब कुछ हुई और हॉस्पिटल का जो भी खाना व्यवस्था सब अच्छी थी, कोई मैं दोष नहीं दे रहा हूं।
फिर मैंने मैनेजमेंट से वहां भी बात की और हॉस्पिटलों में भी गया। तो उसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं, पहली बात तो यह होता है कि हम जितने भी कार्ड धारक हैं, जैसे चाहे वो सेना के हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, तो हॉस्पिटलों को यह तो ऐसे लगता है कि ये कार्ड धारक हैं, इनका पैसा कब आएगा, इनकी रेट वगैरह कम है। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत से हमारे जो अधिकारी बैठते हैं, काम ये उन लोगों का है, अधिकारियों का है, लेकिन वो बस टालम टोली करते हैं, ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं खुद जाकर मैंने इन चीजों पर चर्चा की कि जब भी कोई सैनिक आता है, बात रेट लिस्ट की नहीं, हमारी तरफ से तो हमारा जो पैसा कट रहा है वो कट ही रहा है। हम ये तो नहीं कहते कि आप इलाज में कम करो, लेकिन वो जो रेट लिस्ट है वो हमारे जो ईसीएच वगैरह में या जो हमारे सोल्जर बोर्ड में जो भी हमारे अधिकारी बैठते हैं वो तय करते हैं। और हमारी इतनी बड़ी एक तबका जुड़ा होता है तो उसके हिसाब से रेट लिस्ट हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम पैसा लगे। लेकिन उस पैसे का डायरेक्ट पर ना तो कोई कम या ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्थाओं पर बोझ होता है। तो वो ठीक बात है, उन्होंने जो भी कर रखा है, लेकिन इसके विचार कर आकर हॉस्पिटल अगर उनको घुमाना शुरू करे तो वो भी गलत है। हालांकि ये बात निचले लेवल का जो तबका होता है ना, वो ही घुमाता है। बड़े बाद में उनके डायरेक्टर वगैरह से उनसे बात हुई तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फोन आते ही हमारे को टाइम से फिर बेड भी दिया गया और खाना वगैरह भी अच्छा था, इलाज भी अच्छा हुआ और समय पर छुट्टी भी कर दी गई। एक समस्या वो भी आई थी कि छुट्टी के टाइम में भी बात की भाई छुट्टी होती है तो जो थोड़ा सा डिले होता है, तो उसका भी मैंने पॉइंट दिया है। और ये पॉइंट मैं सभी हॉस्पिटलों के लिए दे रहा हूं कि जब भी कोई हमारा सैनिक हो या कोई भी आदमी जाता है, आपके पास अगर वो कार्ड धारक है, वो लेकर आया है, आपके पास बेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उस समय थोड़ा सा, क्योंकि इस समय ये जो डेंगू वगैरह का ज्यादा वो चल रहा है, हॉस्पिटलों पर भी लोड होता है। तो अगर आपके पास लोड नहीं है तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मतलब लोड है तो बहुत सारे हॉस्पिटल है। आप कह सकते हो कि देखो साहब समय लगेगा और आपको इतने बजे तक बेड मिलेगा, है तो उसको पूरी जानकारी दो। लेकिन आप जाते हैं पहले कागज लेते हो, भर देते हो, और दूर दराज गांव से आया हुआ आदमी, उसको पता है कि रेफर लेकर आया हुआ है वो, और अगर वो कागज भर दिए तो अगर वो दोबारा जाएगा तो फिर बेचारे को 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जहां से भी वो आया है उसको वापस जाना पड़ेगा। तो उसकी मजबूरी हो जाती है, और उस मजबूरी में आप कागज भर के फिर उसको बैठा देते हो कि फिर बताते हो कि बेड में ऐसे ऐसी समस्या है। आज मैं इस समस्या को उनको मैंने दिया है, और भविष्य में सभी हॉस्पिटल इसका ध्यान रखें। आपके पास मरीज आता है, आपके पास बेड नहीं है, तो आप उसको जानकारी दे दें। वो जयपुर में बहुत सारी हॉस्पिटल है, और ये जयपुर ही नहीं, देश के हर एक हिस्से से मेरे पास सैनिक जुड़े हुए हैं। ये हर एक हिस्से से समस्याएं आ रही हैं, और मैं कोशिश करता हूं डायरेक्ट उनके डायरेक्टर वगैरह से बात करके। और आप सबको भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये भी जानकारी दी है कि हम हमेशा जो भी आपके सैनिक आ रहे हैं खासकर उनका ध्यान भी देते हैं, उनसे पॉइंट भी लेते हैं। लेकिन हमारे सैनिक इलाज हुआ और फिर जल्दबाजी में अरे मेरे को क्या लेना, मेरा तो हो गया, मैं निकलता हूं। इसी वजह से दूसरे को जो परेशानी आती है वो ठीक नहीं होती है। मैंने उनको जो पहला पॉइंट दिया यही कि जब भी कोई आता है और आपको लगता है कि भाई हमारे हॉस्पिटल में इस समय लोड है, बेड खाली नहीं है, तो आप उसको जानकारी दें, ताकि उसकी परेशानी और आपकी परेशानी को वो समझ सके। उसको इलाज कराना होगा तो रुकेगा, नहीं तो दूसरी हॉस्पिटल में चला जाए। फर्स्ट बात, जो भी हॉस्पिटल है आपने ठीक है उसके बाद बेड दे दिया, जो भी चीजें हैं, एक खाने का प्रबंध है वो तो मैंने देखा था, बहुत बढ़िया खाना था, और लगभग सभी हॉस्पिटलों का ठीक है। जहां नहीं है वो भी अपना खाने को ठीक रखे। और एक चीज है कि जब इलाज हुआ, अच्छा हुआ, इलाज के बाद जब छुट्टी देते हो जिस दिन आप, डॉक्टर साहब सुबह ही राउंड पर आकर बता देते हैं कि भाई ठीक है आज आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, जांचें वगैरह नॉर्मल है, तो आपको हम दवाई देंगे और छुट्टी कर देंगे। तो दूर दराज जयपुर में बैठे हुए लोग, नजदीक वाले की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हमारे गांव से आते हैं, ज्यादातर सैनिक, और हर के पास हमारी तरह गाड़ियां नहीं है, हर के पास उनके बच्चे या करीबी फ्री नहीं है। कोई इंडिविजुअल भी होगा, किसी को बस से भी जाना होगा, गार्जियन भी होगा, तो उनको परेशानी होती है। तो वो प्रक्रिया जब उन्होंने सुबह बताया तो बोले जी 5 बजे तक हम डिस्चार्ज करेंगे। फिर मैंने बोला कि भाई नहीं, आपको मैनेजमेंट से बात कराओ। तो बोला साहब ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती है, वहां बिल जाता है, ये जाता है, डॉक्टर साइन करते हैं, फलाना करते हैं, और इस प्रक्रिया में 5 बज जाएंगे। हालांकि मैंने बाद में बोला कि मेरी बात कराओ। फिर मैंने कई लोगों से बात भी किया, और हमारा जो काम था वो जल्दी, लगभग 5 की बजाय उन्होंने 3 बजे बता दिया था कि भाई आप जल्दी कर देंगे, और 3:30 बजे हमें डॉक्यूमेंट देकर फ्री कर दिया था। लेकिन बात मेरी नहीं है, बात सभी के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर आप, क्योंकि उन्होंने बाद में मेरी जानकारी उनको मिल गई कि मैं कौन हूं, क्या हूं, तो बोले जी आपके लिए तो हम सब, मैं बोले मेरे लिए नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है,
और मेरे पास जयपुर में मेरा घर भी है, मेरा भाई है, वो देख लेंगे पिताजी को। बात मेरी नहीं है, बात है मेरे उस सैनिक की जो बेचारा गांव से आता है जयपुर में, उनके पास कोई रहने के लिए नहीं है, कहीं भी वो रह रहे हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं, फिर उन्हें वापस भी जाना है। डिले करोगे तो रात को या तो उनको रुकना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई हम रखेंगे नहीं, बात रखने की नहीं है, देना है तो जल्दी दें, टाइम से बताएं। और इन्होंने उस पॉइंट को नोट भी किया है कि भाई हाँ हम आगे से ऐसे करेंगे। ये सभी हॉस्पिटलों के लिए है कि जब भी कोई दूर दराज का आदमी है, प्रायोरिटी में आपके जो टीम मैनेजमेंट बैठी है उसको बताओ ना, आप उसका एड्रेस आपके पास रहता है, उसके फोन नंबर रहते हैं, उनसे बात करो कितनी दूर आपको जाना है, अगर आपको बस मिलेगी तो टाइम से कब घर पहुंचोगे। क्योंकि आपकी उससे छोटी छोटी चीजों से उसको फिर वो बस छूट जाएगी। बस अगर जयपुर से शहर तक मिल गई तो फिर वहां से उसको एक्स्ट्रा गाड़ी करके ले जाना पड़ता है। यानी छोटे इलाज के लिए अगर वो जयपुर जाता है और उसको वापस आते टाइम उतना ही पैसा लगता है। इन्हीं कारणों के लिए बहुत से लोग हमारे सिविल में दवाई लेकर चुप रह जाते हैं। तो ये सभी हॉस्पिटल इस चीज का जरूर ध्यान लें। फर्स्ट एडमिट करते हो तो टाइम से उसको जगह है तो बताओ, एडमिट करना है तो बेड दो, नहीं तो टाइम से इलाज करके उसको घर भेजो। और एडमिट कर लिया तो छुट्टी में, ये 2 पॉइंट। और हालांकि ये मेरे यहाँ जयपुर वगैरह में तो मैंने नहीं देखा। अभी मेरे पास एक आ रहा था कि यूपी में एक हॉस्पिटल है, लखनऊ का कहाँ का मेरे पास एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, मैंने बोला था बिना सबूत से मैं सुनता नहीं हूँ, प्रूफ भेज दो। वो बोलते हैं कि हमारे को जो जांच वगैरह होती है वो जांच ही नहीं देते, फाइल ही नहीं देते। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो भी जांच होंगी उसकी कॉपी आपको मिलेगी ताकि आप भविष्य में दूसरे डॉक्टर को दिखा सको, या वहां जाते हो तब भी वो चीजें दिखा सको। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ होता है तो मेरे पास वो जानकारी भेजें ताकि हम डायरेक्ट जो हमारे हर स्टेट में हमारे कर्नल लेवल के रैंक जो कि ईसीएच में डिटेल हैं बैठे हैं मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद हर ईसीएचएच के अलावा पूरा स्टेट का एक हेड जो ब्रिगेडियर साहब के लेवल के रैंक के बैठे रहते हैं, जिनका काम है पूरे इनके डायरेक्शन और मैनेजमेंट को देखना। और फिर अगर वहां से भी नहीं होता है तो हमारा जो मेन दिल्ली से ईसीएच के जो ओवरऑल एचओडी बैठते हैं वहां तक भी नंबर मेरे पास सबके हैं। मैं चाहूं तो वहां तक इन चीजों को भेज सकता हूं, लेकिन हर जगह रविंद्र फौजी करे तो फिर ये जो बीच में हमारे अधिकारीगण बैठे हैं उनका क्या है। हालांकि यूपी में अभी एक हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडर साहब है, उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी मेरी ड्यूटी लगने वाली है और जहां भी लगेगी मैं आपको नंबर दे दूंगा, हमारे एरिया की कोई भी समस्या आती है तो मेरे तक भेजना। और वहां के एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनका भी नंबर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मेरे परिचित हैं, उनको भी बताएंगे। कुछ भी समस्या आती है हम जवानों के लिए ही बैठे हैं। तो एक तो ये शब्द है हमारी अधिकारियों के कि मैं जवानों के लिए बैठा हूं, और वो जवानों के लिए रिटायर होने के बाद में भी जवान और इन संस्थाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग उस कुर्सी पर बैठ के बोलते हैं कि मैं तेरे लिए बैठा हूं क्या, मैं अपने दम पर नौकरी कर रहा हूं। तो वो दम पर नौकरी करने वालों की डिटेल भी हमारे पास भेजो, क्योंकि वैसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है और वो हमारे लिए बैठाए जा रहे हैं। ठीक है श्रीमान, दम पर बैठना है तो रतन टाटा जी की तरह अपनी खुद की इंडस्ट्रीज खड़ी करो, जैसे उन्होंने विदेशों तक लोहा बनाया है, सलूट करता है पूरा देश उनको। आज जय हिंद, पूरा देश आज उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो आप भी उस तरह का कोई काम कीजिए, लेकिन आप हमारे वेलफेयर के लिए जहां बैठे हो, कुछ लोग घटियापंथी करते हैं, जब उनको रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा होता है फलाना होता है। मुझे भी पता है समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन समस्या को सुलझाना आपका काम है, आप उसी लिए बैठे हो। आपको तनख्वाह उसी लिए दी जा रही है जो अंदर आप, मैं कहना नहीं चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा, अंदर जो चल रहा है उसके लिए हम लड़ ही रहे हैं, बाहर के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन हर आदमी अपनी जिम्मेवारी निभाए, और खासकर इन सब के अलावा जो आदमी जाता है जिसको कमियां होती है, वहां रखिए नोटबुक, रखिए डायरी रखिए। आजकल तो फोन से भी डिटेल दी जाती है कि कुछ कमियां हैं तो बताओ। लेकिन बहुत से लोग इलाज हुआ और भागने की तैयारी, अब मेरे को क्या लेना, दूसरा समझेगा। इसी चीजों से समस्या बढ़ती है और इन समस्याओं का ध्यान रखें। ये हमारे पैनल हॉस्पिटल के जो बड़े डायरेक्टर वगैरह बैठे हैं, जिन्होंने ये डॉक्टरी एक पैसा होता है ना, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, मानवता के लिए भी इनको भगवान माना गया है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने इसको सेवा भाव से खोला है। ठीक है, उनका बिजनेस भी है, सेवा भाव भी है,
लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसको बिजनेस माइंडेड ही सोचते हैं और उसमें भी आने वाले के साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं, वो गलत है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।